हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर टोटल 13 पार्ट्स हमारे आ चुके हैं। और उन 13 पार्ट्स के अंदर हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को खत्म कर दिया है। अब जो ये आज की वीडियो है, इसके अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को शुरू कर रहे हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करें तो जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में सीखा था वही सारी चीजें आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन में लगानी होती है। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज क्या है, आपको लिमिट्स दे दी गई होती है। क्या होता है? लिमिट्स। बस लिमिट्स की ही यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज है, बाकी सब जो भी चीजें हैं वो सारी इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसी ही चलेंगी। फॉर्मूले सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे चलेंगे, ठीक है। बस लिमिट्स को कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे आता है इसके क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है। 1 से 2 हमें लिमिट दे रखी है और एक्स स्क्वायर डीएक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। क्यों? जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि लिमिट्स को कैसे पुट करना है। फिर उसके आगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का और ये सारे क्वेश्चन देखेंगे एक करके, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको दे रखा है उसका इंटीग्रेशन करना है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 कर दिया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये ऐसे बनाना है। उसके बाद आपको लिमिट्स जो है वो यहाँ पीछे लिख देनी है। ये लिख दी मैंने लिमिट्स, ठीक है। हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर उसके बाद जो हमारी लिमिट्स थी वो पीछे लिख दी। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करनी होती है, ये होती है हमारी अपर लिमिट, ये होती है हमारी लोअर लिमिट। फिर हमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखना है, ठीक है। एक्स की जो जहां पर एक्स है वहां पर अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस कर देना है लोअर लिमिट रख के। कैसे? देखो इधर, अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो जहां एक्स है वहां रखेंगे अपर लिमिट, रख दिया, ठीक है, रख दिया। उसके बाद माइनस का साइन और फिर दोबारा से उसी को देखेंगे और उसमें जहां एक्स था वहां पर रखेंगे लोअर लिमिट, रख दी। मतलब एक्स क्यूब अपॉन 3 था, पहले उसमें अपर लिमिट रखी एक्स में, फिर माइनस किया उसमें लोअर लिमिट रख के, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8 अपॉन 3, हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3, ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 7 अपॉन 3। ये होता है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल्स। डेफिनाइट इंटीग्रल्स को डेफिनाइट इंटीग्रल्स क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो एक डेफिनेट वैल्यू आती है, यहाँ पर एक कांस्टेंट नहीं मिलता। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के जितने भी क्वेश्चन हमने करे थे उसमें आपने देखा होगा कि हम जब भी आंसर जो भी आता था उसमें कांस्टेंट जरूर लगाते थे, सी। यहां पर वो कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट्स दे रखी होती है, हमें बता रखा होता है कि इसका इंटीग्रेशन इससे इस तक ही करना है, इस लिमिट से शुरू करना है और यहां तक करना है। तो इसकी लिमिट्स दे रखी है और ये होता है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल। समझ में आया क्या? सिंपल से यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, फिर अपर लिमिट रखो, फिर माइनस कर दो लोअर लिमिट रख के। क्लियर? बस यही होता है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ये था उसका एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे करके, तो आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, ठीक है, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स डीएक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करें? सबसे पहले लिमिट्स को अभी देखना ही नहीं, पहले इंटीग्रेशन जो है उसे करो, फिर लिमिट्स को देखेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अभी हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो हमारा दे रखा है इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं, dx। ऐसा करेंगे तो ऊपर बन जाएगा हमारा रूट एक्स, रूट के अंदर x प्लस 1 माइनस रूट एक्स dx, और डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर आपका, रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। न्यूमरेटर में हमारा बचा हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डीएक्स,
डिनोमिनेटर को देखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस एक्स, स्क्वायर खोलेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और ऐसे ही माइनस एक्स उसका खोलेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और डिनोमिनेटर बचा 1। तो डिनोमिनेटर तो हमारा खत्म हो गया। लिमिट्स वापस से रख देते हैं इसमें, लिमिट्स अभी रखी हुई हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर तो पूरा खत्म हो गया, अब इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट्स तो एक ही रहेंगी दोनों के लिए, रूट एक्स dx। ठीक है, उसके बाद रूट 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 से 1, और इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 dx माइनस 0 to 1 x की पावर 1/2 dx। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इजीली, हमने इसको ऐसे पावर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस एक्स जो है, जैसे आप x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही 1 प्लस एक्स का कर दो। तो 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, इसकी पावर क्या चली जाएगी, इंटीग्रेशन के 3/2 और 3/2 नीचे डिनोमिनेटर में चले जाएगा। फिर लिमिट्स अभी नहीं रखी है, तो लिमिट्स नहीं रखी है तो पहले ऐसे लिखेंगे, पीछे चली जाएंगी लिमिट्स, अपर लिमिट और ये हमारे लोअर लिमिट, माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में 3/2। इसकी भी लिमिट्स जो है हमारी वो पीछे चली जाएंगी। फिर रखेंगे अपर लिमिट, फिर उसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों अलग अलग करना। पहले इसको देखो, तो इसमें पहले अपर लिमिट आपने रखी, तो अपर लिमिट आपकी क्या है, यहाँ पर x की जगह अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2, इसकी पावर क्या है हमारी 3/2, और जो नीचे ये 3/2 है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं। 3/2 जो होगा वो 2/3 बन जाएगा, इसे बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी जो ऊपर हमारा फंक्शन था 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, इसमें हमने अपर लिमिट रखी, फिर माइनस किया, और जो ऊपर हमारा फंक्शन है 1 प्लस एक्स, इसमें लोअर लिमिट डालेंगे 0। लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 प्लस 0 1 बन जाएगा, उसकी पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला तो हो गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, माइनस। अब इसका भी ये 3/2 है, ये कांस्टेंट है तो इसमें लिमिट्स तो रखनी नहीं है, तो इसे 3/2 ऊपर आके 2/3 बन जाएगा, बाकी अंदर लिमिट्स रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, मतलब तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाकी इसे सॉल्व करना है बस हमें। ये बचा हमारा 2/3, इस ब्रैकेट के अंदर ये बचा है हमारा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कुछ भी कर दो, 3/2 कर लो, कुछ भी कर दो, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 है। ठीक है, माइनस 2/3, और इसके ब्रैकेट के अंदर 1 ही बचेगा, 1 की पावर 3/2, 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, बात करते हैं 2 की पावर 3/2 वो कैसे सॉल्व करें। तो 2 की पावर 3/2 के लिए देखो इधर 2/3, ये जो 2 की पावर 3/2 है इसे कैसे देखेंगे हम, इसे लिख देंगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसे। इस 3 को लेके अंदर तो 2 की पावर 3 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं 3/2 को, माइनस 1 यहां पर रखा हुआ है, माइनस ये हो जाएगा 2/3। सॉल्व करोगे तो इस 2/3 को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, 2/3 इसके पास भी आ जाएगा और इसके पास भी, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, और 8 की पावर 1/2, 8 का रूट करना है मतलब, और 8 का रूट तो आपको पता ही होगा 2√2, तो वो लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 2/3, माइनस का 2/3। ठीक है, ये माइनस 2/3 इधर आया, और ये माइनस का 2/3 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, बचेगा ये 2/3 और ये 8 की पावर 1/2, 2√2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4√2/3, 4√2/3 ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4/3। बाकी कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, 4/3 √2 - 1।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? हमने पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, फिर लिमिट्स रखी है। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की तरह ही सॉल्व होते हैं, बस इसमें क्या होता है, लास्ट में हमें लिमिट्स रखनी होती है। और कैसे रखनी है, पहले अपर लिमिट रखनी है उस फंक्शन में जो भी आपका बनेगा, फिर उसमें से माइनस कर देना है लोअर लिमिट रख के, ये हमें करना है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है। अब जितनी भी फॉर्म में लेके आ रहा हूं, ये सारी फॉर्म मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में बता रखी है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की फॉर्म यूज हो रही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और भी बहुत सारी फॉर्म है छोटी छोटी, जो कि मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में बताई हुई है। जाके अगर जिसने भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स में बताई गई है। क्लियरली हर एक फॉर्म को देखो वहां जाके, और हर एक फॉर्म के लिए क्या स्टेप्स फॉलो आपको करने हैं जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, वो भी उसमें बताया गया है। तो जाके उसे जरूर देखना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट्स हमारी 0 से π/2 दे रखी है। 0 से पाई बाय 4 हमारी लिमिट्स है, 0 से π/4 लिमिट्स दे रखी है। sin 3x sin 2x dx, sin 3x sin 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसके लिए हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड पहले करते थे। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2। तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर 2 से जो डिवाइड है उसे बाहर लिख दिया, और जो 2 से मल्टीप्लाई किया उसे अंदर लिख दिया। 2 sin 3x sin 2x dx, लिमिट्स 0 से π/4। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो इसमें अभी इसका डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें रूल लगा दिया 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos a minus b माइनस cos a plus b। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर पुट कर देना आपको। ठीक है, 1/2 तो बाहर ही रहने दो, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन का साइन 0 से π/4 हमारी लिमिट्स, फिर उसके बाद cos a minus b। तो a क्या आपका 3x में से 2x माइनस करोगे तो क्या जाएगा cos x। ठीक है, cos a minus b माइनस cos a plus b, तो ये क्या हो जाएगा 3x 2x 5x cos 5x dx। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये 1/2 है तो बाहर ही रहेगा। अभी जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन साइन है, इस पे और इस पे दोनों पे चले जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 cos x dx माइनस लिमिट्स 0 से π/4 cos 5x dx। ठीक है, अब जो हमारा बना है इसका बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन आपको पता हो क्या होता है, sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या रख देंगे यहाँ पर, sin x। sin x इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दी, फिर उसके बाद इसकी लिमिट्स कहाँ चली जाएंगी, पीछे π/4 0 माइनस। अब ये cos 5x का इंटीग्रेशन करोगे तो cos x का जो होता है वही इसका होगा, sin 5x हो जाएगा इसका। ठीक है, sin 5x, पर जहां पर भी यहाँ पर जैसे cos x है तो उसका sin x होता है, cos 5x है तो उसका sin 5x तो लिखेंगे, पर जो x का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा था उसे डिनोमिनेटर में जरूर डालना है। x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 5, उसे डिनोमिनेटर में जरूर डाल देना है। फिर हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है तो लिमिट्स लगा देनी है पीछे को, π/4 0। फिर क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हम करते आ रहे हैं वही करना है। 1/2 तो हमारा बाहर ही है, इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, sin π/4 माइनस sin 0। ठीक है, इसमें डाल दी, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस के साइन के बाद क्या है, sin 5x/5। ये जो sin 5x के नीचे ये 5 है, चलो इसे रहने देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो इसे लिख देते हैं sin 5
पाई बाय 4। ठीक है, क्या बन गया ये साइन 5 पाई बाय 4 और ये नीचे 5, नीचे हमारा 5 हो गया माइनस का साइन। अब यहां पर क्या रखेंगे साइन 0, क्योंकि साइन 5 इंटू 0 करेंगे तो साइन 0 ही रहेगा और नीचे हमारा 5, बाकी ब्रैकेट क्लोज और वैल्यू डाल देंगे 1/2। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू की बात करें तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस, अब माइनस का साइन, फिर उसके बाद अंदर क्या है साइन 5 पाई बाय 4। अगर मैं साइन 5 पाई बाय 4 की बात करूं तो साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं ना इसे, साइन पाई प्लस पाई बाय 4। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है हमारा साइन पाई प्लस थीटा। हमारा साइन पाई प्लस थीटा की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा। ठीक है, अगर ये मैं बोलूं साइन जो है हमारा ये माइनस में होगा या प्लस में, तो ये जो हमारा साइन होगा ये किसमें होगा माइनस में, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट चले जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो माइनस साइन पाई बाय 4, और पाई की बात करें तो पाई एक नॉन चेंजिंग इंटरवल है तो ये साइन में ही रहेगा, माइनस साइन पाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/√2 और नीचे 5 है अभी हमारा, माइनस साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही रहेगी तो 0.5 तो 0 ही हो गया। समझ में आया साइन 5 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकाली है, वही साइन पाई प्लस पाई बाय 4, फिर उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होगा, पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा तो माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो माइनस में होता है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन पाई बाय 4। अब उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और वैल्यूज डाली है 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये तो 0 ही है हमारा, माइनस अभी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस और ये हो गया हमारा प्लस। अब ये 1/√2 और नीचे 5 है तो ये क्या हो जाएगा 1/5√2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5√2, बाकी बस इसका सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, 1/√2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, वरना अंदर ही एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो 5√2 एलसीएम ले लेते हैं और बाकी बस इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 5 + 1 हो जाएगा हमारा 1/2 6/5√2। सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3/5√2। ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन खत्म। तो ये हो जाता है इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करनी है रूट, इंटीग्रेशन करनी है रूट के अंदर 1 + sin 2x dx, 1 + sin 2x dx, और इसकी लिमिट्स जो है हमारी है 0 से π/4। ठीक है, अब यहां पर इसे कैसे करेंगे, तो इसको देखो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0 से π/4। रूट के अंदर 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं sin² x + cos²x। सिंपली उसे लिख देंगे 1 को sin²x + cos²x + sin 2x dx। अब ये जो sin 2x है इसे क्या लिख सकते हैं, तो sin 2x को हम लिख सकते हैं 0 से π/4 लिमिट्स इंटीग्रेट रूट के अंदर sin² x + cos² x, sin 2x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx। अब यहां पर ढंग से देखें तो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी बन जाती है, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको a क्या दिख रहा है sin x और b क्या दिख रहा है cos x, तो sin x + cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। रूट के अंदर बन जाएगा हमारा sin x + cos x का होल स्क्वायर dx। अब रूट से तो ये हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर बन चुका है, तो स्क्वायर बन गया तो रूट के बाहर आ जाएगा हमारा
रूट के बाहर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन कर देनी है और लिमिट्स डाल देनी है। तो इन दोनों की इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin x dx प्लस 0 से π/4 cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, माइनस कांस्टेंट है तो माइनस के साइन को भी बाहर ही रख देते हैं। लिमिट्स हमारी चली जाएंगी π/4 ऊपर और नीचे 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस sin x cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos x का होता है हमारा sin x, फिर उसके बाद इसकी लिमिट्स यहाँ चली जाएंगी π/4 0। लिमिट्स डाल दी है तो अब अपर लिमिट माइनस दो लिमिट कर देते हैं, माइनस cos π/4 माइनस cos 0 प्लस sin π/4 प्लस माइनस sin 0। वैल्यूज रख दी है बस। अब cos π/4 की वैल्यू की बात करें 1/√2 हो जाएगी, cos 0 की बात करें तो 1 होता है, प्लस sin π/4 की वैल्यू जो होगी वो भी 1/√2 ही होगी और ये तो 0 हो जाएगा sin 0। बाकी इस माइनस के साइन को आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2। तो माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 तो हट जाएगा, बचेगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 1/√x² 2x प्लस 3 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब अगर आपने पीछे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स वाली सारी फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स या सारी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें जो फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स मैंने सिखाई है उसमें ये भी एक फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है 1/√ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में जो आती है। ठीक है, इसका क्या बताया था, इसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद x² के कोफिशिएंट को फिर क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ करना है, हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है और उसी हाफ के स्क्वायर को माइनस भी कर देना है, और ऐसा करने से आपकी एक फॉर्म बन जाएगी। तो वही स्टेप्स मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। मतलब ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स अच्छे से करनी आती है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसकी आगे जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो समझने वाली है। ठीक है, तो आगे प्रॉपर्टीज भी करेंगे इसकी, इस वीडियो में तो नहीं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल्स की। तो अभी इस पे देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब x² का कोफिशिएंट यहाँ पर पहले से ही 1 बना हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर x के कोफिशिएंट को देखना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है हमारा 2, तो x के कोफिशिएंट का क्या करना होता था, हाफ, तो 2 का हाफ तो 1 ही होगा, तो 1 के स्क्वायर से ऐड और 1 के ही स्क्वायर से माइनस कर दिया। लिमिट्स 0 से 4, फिर उसके बाद लिमिट्स 0 से 4 1/√, ढंग से देखो तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और -1, ये जो -1 का स्क्वायर है इसे 1 ही लिख देते हैं dx। अब इसको देखो a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं दिख रहा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 1/√x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, फिर उसके बाद से और सॉल्व करोगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 0 से 4 1/√x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब ढंग से देखो तो ये हमारी एक फॉर्म बन चुकी है 1/√x² प्लस a²। अगर आपका बनती है ये वाली फॉर्म तो इसमें आपको क्या करना होता था, इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना होता था, 1/√, मैं बता देता हूं, 1/√x²
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होता था इसका एक्स स्क्वायर वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही यहां पर लिख देंगे लॉग एक्स। अब यहां पर x क्या है आपका x प्लस वन, तो लॉग x प्लस वन प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस वन है यहां पर का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। अभी हमारी लिमिट्स भी है तो लिमिट्स भी रख देते हैं यहां पर 4 और ये 0। अभी लिमिट्स की वैल्यू भी रखेंगे पर ऐसे डायरेक्ट अभी नहीं रखेंगे। अभी जो हमारे x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर जो ये बना है ये किससे बना था, ये जब हमने सॉल्व किया था किसको, इसको जब हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे तब जाके हमारी ये चीज बनी थी। मतलब अगर मैं ये x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू के स्क्वायर को एक और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसे मैं वापस से यही लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर मैं इसे वापस से वही लिख दूंगा। ठीक है, ये आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में भी बताया था प्लस वन प्लस रूट के अंदर। अब जो ये बना था ये टर्म ये किससे बनी थी, इससे ही बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से। तो इसे वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ही लिख दिया जाएगा। बाकी अपना लिमिट्स रखेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लॉग x क्या है यहाँ पर हमारा 4, अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं सीधे 16 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3। ठीक है, हमने इसके अंदर अपर लिमिट 4 डाली है बस। ठीक है, 4 प्लस 1 प्लस ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 8 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट लॉग x प्लस 1 0 प्लस 1 तो हमारा 1 प्लस रूट के अंदर 0 0 ये दोनों 0 बन गए, रूट के अंदर क्या बचा 3। फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर दिया जाता है, अगर और हो सकता है तो लॉग ये बन जाएगा हमारा 5 प्लस रूट के अंदर है 16 8 और 3। 16 8 और 3 को हम ऐड करेंगे तो रूट के अंदर बनेगा हमारा, ठीक है, ये हम ऐड करेंगे तो ये लगभग हमारा 27 बन जाएगा। ये रूट के अंदर 27 माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3। ठीक है, अब 27 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो इसको और सॉल्व करा जा सकता है, रूट के अंदर 27 जो है इसे लिख देंगे लॉग 5 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 माइनस लॉग 1 प्लस रूट 3। उसके बाद आप यहां पर लॉग का फॉर्मूला लगा दो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लॉग ए अपॉन बी। तो ए क्या है हमारा 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन बी क्या था हमारा 1 प्लस रूट 3। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर। तो ये हमने बस इसमें जो हमारी एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं इसे हमने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। हमारे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को पहले 1 बनाया, फिर x का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ के स्क्वायर से ऐड किया, उसके स्क्वायर से माइनस किया, हमारी कुछ फॉर्म बन गई, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास था वो लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। 0 से π/2 में लिमिट्स दे रखी हैं और यहां पर हमारा x sin x dx दिखा रखा है, x sin x dx। क्वेश्चन नंबर 6। अब x sin x dx की बात करें तो ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको x दिख रहा है और दूसरा एक sin x दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसे सॉल्व कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या बताया गया था, आइलेट्स के बारे में बताया गया था, तो यहां पर मैं वही आइलेट लगाऊंगा। अब आइलेट में सबसे पहले i का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l का मतलब हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर क्या आता है i l a का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन और t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब यहाँ पर हमें एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन x दिख रहा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो आइलेट वर्ड में पहले a आता है या t आता है? a आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसे तो फर्स्ट मान लेंगे और जो बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसे सेकंड मान लिया। ये करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या करना होता था, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज रख दिया, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। एक काम करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन वैल्यू जो है इसकी वो डाल देते हैं, इतना कंफ्यूजन क्या करना। साइन एक्स सेकंड फंक्शन जो है हमारा साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है तो माइनस कॉस एक्स उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये हो गया। ये वाली इंटीग्रेशन पूरी होगी तो इसकी लिमिट्स पीछे डाल दो, पाई बाय 2 0। याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसे लिमिट्स रखनी होती है। सबसे पहले क्या करना होता था, मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व हो गया था तो लिमिट्स मैंने साथ के साथ रख दी, फिर माइनस, फिर क्या करना होता था, हमारा इंटीग्रेशन होता था, लिमिट्स रख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दोबारा करना था, इसके अंदर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, और वापस से जो इसका इंटीग्रेशन निकल के आता था उसका एक और बार इंटीग्रेशन करना होता था। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 था तो वही लिख दिया, और उसका जो भी निकल के आया उसका इंटीग्रेशन एक और बार करना और लिमिट्स फिर रख देनी है। अभी लिमिट्स एक साथ रखेंगे तो इसमें भी नहीं रख रहा हूं मैं। माइनस एक्स कॉस एक्स पाई बाय 2 0 माइनस, ये जो माइनस है इसको तो मैं बाहर लिख देता हूं, माइनस माइनस से प्लस हो गया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, sin x। सिंपल हो गया, लिमिट्स रखनी है, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या? अब इसमें लिमिट्स रखनी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें रखेंगे तो अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 cos पाई बाय 2, फिर इस माइनस के साइन को एक काम करते हैं, कंफ्यूज करेगा तो माइनस के साइन को पहले ही बाहर लिख देते हैं। ये जो माइनस एक्स cos x में माइनस का साइन है हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, फिर उसके बाद हमने इसमें अपर लिमिट डाली है, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट डालेंगे तो x के लिए 0 रखेंगे तो पूरा फंक्शन ही 0 बन जाएगा, तो 0 कर देते हैं सीधे। प्लस इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारी पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब cos पाई बाय 2 की बात करें, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0, ये भी 0 है, तो पूरा ही फंक्शन 0 हो गया इधर। प्लस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो खत्म हो गया क्वेश्चन 1, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? बस आपको ये समझना है कि आपको लिमिट्स कैसे रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, जो भी निकल गया फटाफट उसमें लिमिट्स डाल देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर माइनस का साइन, फिर क्या करना था, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो निकल के आया था वो बनाया था तो लिखा नहीं इस वजह से। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया और उसका एक और बार इंटीग्रेशन, वो करने के बाद उसकी लिमिट्स भी डाल देनी है और दोनों की लिमिट्स एक साथ डाल के सॉल्व करो, खत्म। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें अलग अलग फॉर्म्स में भी आप डेफिनाइट इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व करते हो। तो कैसी भी फॉर्म आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रल्स में मेथड कौन सा लग रहा है, वही जो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको बताया गया था, बस यही समझिए, मेन बात ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया अभी, ये तो हमने कुछ जनरल क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, ये एक फॉर्म वाला क्वेश्चन था, फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स में, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे एक क्वेश्चन देख लिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किस पे है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x + 1 x + 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x + 1 x + 2 dx। इसकी लिमिट्स है हमारी 1 से 2, ये इसकी लिमिट्स हमें दे रखी है। अब ढंग से देखो इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म पे है, किस चीज पे है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे।
अब पहले हम जो अंदर दे रखा है इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यूज निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था आपको, पहले तो इसका एलसीएम कर देना है आपको। एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2 और ऊपर आ जाएगा हमारा a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। अब ये डिनोमिनेटर में जो आपका ये तो कट हो जाएगा हमारा, बचा क्या यहाँ पर 1 और इधर बचा a x प्लस 2 b x प्लस 1, ये हमने डाल दिया। अब उसके बाद क्या बताया था आपको, a और b की जो वैल्यूज निकालनी है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, जो जो ब्रैकेट दिख रहे हो एक एक करके उसे जीरो रखो। अगर उससे a और b की वैल्यू आ जाती है तो ठीक है, बढ़िया। अगर उन ब्रैकेट को जीरो रखने के बाद आपके कुछ वैल्यूज नहीं निकलती हैं, जैसे a की वैल्यू निकल गई पर b की नहीं निकली, या अगर आगे c कोई वैल्यू है वो नहीं निकली है, तो वहां पर आपको क्या करना होता था, वहां पर या तो आपको अपने मन से x की कुछ वैल्यूज लेट करनी होती थी, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3, बस इतनी कोशिश करना कि इजी वैल्यू लो जिससे आपको ही आसानी हो। अब ऐसी x की वैल्यूज लेने से क्या होता है, कुछ इक्वेशंस बन जाती हैं, और वो जो x की वैल्यूज लेने से जो आपकी इक्वेशन बनेगी उन्हें सॉल्व कर देना, आपकी a जो b c या a की जो b वैल्यूज हैं वो निकल जाएंगी। एक तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका ये बताया था कि जो हमारे x के लाइक पावर्स हैं, जैसे x की कोफिशिएंट दोनों तरफ जो है उन्हें इक्वेट कर दो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, x की लाइक पावर जैसे x क्यूब के भी कर सकते हो आप, या कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें इक्वेट कर दो दोनों साइड में जो आ रही हैं। यह एक तरीका था। अभी मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स सी इजी वाला तरीका की बात करूं तो इजी वाला तरीका ये है कि अपने ब्रैकेट्स को जीरो करते जाओ। तो एक ब्रैकेट है आपका x प्लस 2, इसको जीरो के बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2 के, और दूसरा है हमारा x प्लस 1, इसे जीरो के बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। पहले x की वैल्यू -2 डालते हैं इसमें, x की वैल्यू -2 यहां डालेंगे तो ये टर्म तो पूरी जीरो बन जाएगी। बचा क्या, ये इधर बचा 1, इधर बचा b, -2 प्लस 1 तो ये क्या जाएगा -b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1, b की वैल्यू -1 आ गई। अब यहां पर x की वैल्यू -1 डालेंगे तो यहां आ जाएगा 1 a -1 प्लस 2, फिर इसके अंदर रखने जाएंगे तो -1 वैल्यू रखेंगे तो पूरी टर्म जीरो बनेगी, तो b वाला टर्म हट गया। बचा क्या यहाँ पर 1 इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा 2 -1 1 बचा, a की वैल्यू क्या मिल चुकी है 1, a की वैल्यू क्या मिल गई है 1। अब a और b की जो वैल्यूज आई है वो इसमें वापस रखेंगे। तो हमारा जो था इंटीग्रेशन उसमें 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 जो था हमें उसे हमने माना था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 जो हमने माना था, उसमें ये जो है a की वैल्यूज हमने रख दी 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस b की वैल्यू -1 है तो -1 x प्लस 2 ये आ गया। अब क्या करना था, जो भी ये था इसको इंटीग्रेशन करना था हमें, तो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx का, लिमिट हमें दे रखी है 1 से 2, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये तो इसके बराबर तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एक बार इसका और एक बार इसका, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx, और लिमिट्स दोनों में ही सेम जाएंगी 1 2 1 2, ठीक है। लिमिट्स रखेंगे तो लिमिट्स रखेंगे तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस 1, जैसे 1 अपॉन x का होता है वैसे इसका करेंगे। लिमिट्स 2 1 माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस 2, लिमिट्स 2 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 2 प्लस 1 माइनस log 1 प्लस 1, अपर लिमिट रखी है पहले हमने, फिर रखी है माइनस, फिर लोअर लिमिट, माइनस का साइन जो पीछे वाला है इसे ब्रैकेट में रख देते हैं log अपर लिमिट 2 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है हमारी 1 1 प्लस 2। यहां पर हमारा सॉल्व हो क्या आ जाएगा log 3
माइनस लॉग 2, ये माइनस का साइन है, ये है log 4 हमारा, तो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये जाएगा माइनस log 4 माइनस log 3, ये हो जाएगा प्लस log 3, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log 3 प्लस log 3, ये कितना हो जाएगा 2 log 3, बाकी बचा माइनस का log 2 माइनस का log 4, तो दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 4, क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 4। अब बात करें, यहाँ पर आपको बताया गया था जो भी log के आगे वैल्यू होती है वो पीछे की पावर में चढ़ जाती है, तो हो जाएगा log 3 की पावर 2 माइनस log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाएगा log a इंटू बी, तो log 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा log 8, अगर इसे सॉल्व करोगे तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा log 9 माइनस log 8, ठीक है। log a माइनस b की वैल्यू क्या होती है log a अपॉन b, log a अपॉन b, a की वैल्यू 9 और b की 8 है हमारी, तो a अपॉन b रखा, हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 100। समझ में आया क्वेश्चन? ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हमने सॉल्व किया, तो सारी की सारी फॉर्म एक एक करके सारी देख लेंगे, ठीक है। इसमें अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा इंटीग्रेशन हमें करना है, लिमिट्स हमें दे रखी है सबसे पहले 0 से 4, और इंटीग्रेशन में 0 से 4 में लिमिट्स हैं, और इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रूट एक्स है या तो इसे t मान लो, या रूट एक्स को t माना है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी t स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स को t मानोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी t स्क्वायर, क्लियर। अब जो आया उसे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू 2t dt कर दिया। अब इसके बाद आपको यहां क्या करना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, जब भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारी लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर x, ये लिमिट्स है हमारी, ये x की वैल्यूज के लिए है, x के लिए है ये लिमिट्स। अगर मैंने x को ये मान लिया है तो लिमिट्स भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो जिसके लिए लिमिट्स थी उसे कुछ और चीज मान ली है, तो लिमिट्स भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। तो याद रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वहां पर लिमिट्स चेंज करना जरूरी है, लिमिट्स चेंज नहीं करोगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक है, नंबर उसमें नहीं मिलने। तो बात करते हैं, हमने लिमिट की बात करें तो x को हमने t स्क्वायर मान लिया है, ठीक है। अगर हम या बोले t की वैल्यू रूट x है, t की वैल्यू जो है वो क्या हमारी रूट x, एक ही बात है दोनों, t की वैल्यू क्या है रूट x, एक ही बात है दोनों का मतलब। अब जब x की वैल्यू हमारी क्या थी 0, जो हमारी लोअर लिमिट है वो 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 थी। अब जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो इसमें से देख लो, इसमें रख के बस जो आपने पुट किया है ना, जो आपने लेट किया है उसमें ही रखनी है, जो सब्स्टिट्यूट किया है। तो x की वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो जब मेरी लिमिट्स x की 0 थी तो उस टाइम पे t की लिमिट भी 0 रखनी है, अब मुझे लिमिट्स चेंज होंगी। अब ऐसे ही जब x की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट क्या है मेरी 4, अपर लिमिट क्या है इसमें 4, तो जब मैं इसमें x की वैल्यू क्या रख दूंगा 4, तो मेरा जो आंसर आएगा t की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 2। क्लियर, समझ में आ गया। हमें यहाँ पर लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो लिमिट्स है वो x की वैल्यूज के लिए है, पर अब मैंने x को t लेट कर दिया है, जो भी लेट किया है उसके हिसाब से मेरी लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो अब मेरी लिमिट्स 0 से 4 ना हो गए, 0 से 2 हो चुकी है, t के लिए जो वैल्यूज आ रही है वो हो गई मेरी लिमिट। अब लिमिट्स को करना है चेंज, 0 से 4 का हो जाएगा 0 से 2, क्योंकि जब 0 x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 0 आई, जब x की वैल्यू 4 थी तो t की वैल्यू 2 आई। क्लियर, तो लिमिट्स होगी चेंज, लिमिट चेंज करने के बाद अंदर देखेंगे तो dx की वैल्यू क्या रखेंगे 2t dt, नीचे x को क्या लिखा हमने t स्क्वायर, x को क्या लिखा हमने t स्क्वायर प्लस रूट x,
ये रूट एक्स है किसके बराबर है, टी के बराबर है, ठीक है। अब नीचे जो हमारी जो फॉर्म बनी है इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो और इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नीचे से टी कॉमन ले लो। नीचे से अगर हम टी कॉमन लेंगे, लिमिट्स तो हमारी 0 से 2 है, नीचे से टी कॉमन लोगे तो बचेगा टी प्लस 1 ऊपर डी टी और यहाँ पर 2t, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, बस 0 से 2 लिमिट, ये जो 2 है वो कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं, बचेगा हमारा dt अपॉन 1 प्लस टी या t प्लस 1 जो बोलो, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा t प्लस 1, t से t हमारा कट चुका है, 2 हमारा कांस्टेंट था बाहर ले लिया। अब 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, log t प्लस 1, 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, फिर इसकी लिमिट्स रख देंगे, लिमिट्स रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये t की वैल्यूज थी, ये जो लिमिट्स है हमारी ये t के लिए निकली थी, तो t की जगह पे रखेंगे। अगर ये मैं x के वाली वैल्यूज देता है यहाँ पर, मतलब 0 और 4 ही रहने देता, तो मैं जो वैल्यू रख रहा होता अपर लिमिट 4 वो x के लिए होती, वो t के लिए नहीं होती, तो आंसर क्या आता, गलत। अब मैंने ये वैल्यूज t के लिए निकाली है, तो ये वैल्यूज t की है तो t की जगह पे ही रखी जाएंगी, समझ में आ रहा है। तो ये डाल दिया t प्लस 1 माइनस लॉग 0 प्लस 1, तो 2 log 3, 2 log 3, ठीक है, सॉरी ये 2 हमारा बाहर है और ये log 3 आ गया हमारा माइनस log 1, ठीक है। अपर लिमिट रखी है पहले हमने, फिर लोअर लिमिट रखी है, इसमें वो माइनस कर दिया है। अब log 3 की बात करें तो log 3 तो log 3 रहेगा, तो ये 2 log 3, और अगर इसकी बात करें तो log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0, ठीक है, log 1 होता है 0, तो बचा हमारा 2 log 3। अब 2 log 3 की बात करें तो जो भी log के आगे लिखा होता है पीछे चले जाता है, तो हो जाएगा log 3 की पावर 2 log 9, क्या आ जाएगा हमारा log 9, समझ में आ गया। ये हमारा हो चुका है इसका इंटीग्रेशन, समझ में आया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मेन बात जो है वो क्या है, हमारी लिमिट्स की। तो लिमिट्स की बात जो है उसे याद रखना कि लिमिट्स को हमें चेंज जरूर करना रहेगा, अगर लिमिट्स को चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। 9th क्वेश्चन जो है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब इसमें हमारी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स दे रखी है 0 से 1, लिमिट्स 0 से 1 है, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को t पुट कर देते हैं अगर हम, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर आप t पुट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी साइन t, ठीक है। अगर साइन इनवर्स x को t के बराबर रखा है तो x की वैल्यू निकल जाएगी साइन t, तो x को हमने साइन t मान लिया। अब हमने माना तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, फिर लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू cos t dt, ठीक है। अब लिमिट्स की बारी करते हैं। अब लिमिट्स को चेंज करना है, तो जब हमारी x की वैल्यू क्या थी 0, x की वैल्यू क्या थी 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t क्या था हमारा साइन इनवर्स x के बराबर, तो t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, x की वैल्यू क्या डाल देंगे इसमें 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 ही होगी। फिर बात करते हैं जब x की वैल्यू क्या थी हमारी 1, तो t की वैल्यू क्या थी हमारी साइन इनवर्स x, x की जगह क्या रख देंगे 1, ठीक है। जब हमारी x की वैल्यू क्या रखी 1, तो t की वैल्यू जो निकल के आएगी साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी पाई बाय 2, तो t की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी पाई बाय 2। अब हमें लिमिट्स मिल चुकी है, तो अब ये सारी चीजें उसमें पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें, लिमिट्स हमारी चेंज होके 0 से पाई बाय 2 हो चुकी है। अब बात करें साइन इनवर्स x को हमने t रख दिया है, साइन इनवर्स x को क्या रख दिया है t, तो साइन इनवर्स x t हो गया, बाकी dx जो बचा है हमारा वो cos t dt हो चुका है, क्या हो चुका है cos t dt। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन दिख रहा है।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें लगा देंगे। फर्स्ट अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड आइलेट के हिसाब से, ठीक है। बाकी आगे से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो इसमें लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर क्या करना है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन cos x का क्या cos t का क्या हो जाएगा sin t, फिर इसकी लिमिट्स π/2 0 माइनस, फिर क्या करना है लोअर लिमिट, सॉरी ये हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का हमने कर दिया इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट रख दी, फिर माइनस का साइन, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं यहां लगा रहा हूं 0 से π/2। फिर क्या करना होता था फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t, फिर उसका एक और बार इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसका एक और बार इंटीग्रेशन मतलब एक साइन इंटीग्रेशन का भी ये बचा हुआ है। हमने cos t सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक और बार किया है, फिर उसके बाद जो भी निकल के आया उसे हमने एक और बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर लिमिट्स एक साथ रख देंगे अभी। sin t का क्या हो जाएगा माइनस cos t, तो माइनस के साइन को माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos t, फिर वही लिमिट्स अपनी रख देंगे π/2 0। फिर इसका ऐसे बस हमें लिमिट्स रखनी है, बाकी सब सॉल्व हो गया। तो पहले लिमिट रखेंगे π/2 इसमें, तो हो जाएगा π/2 sin π/2 माइनस लोअर लिमिट है, यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, तो उसे लिखने का ये फायदा होगा, पूरी टर्म 0 होगी। फिर बचा हमारा प्लस का साइन, प्लस फिर क्या है हमारा cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है। cos π/2 माइनस cos 0, पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो बचा यहाँ पर π/2 प्लस cos π/2, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा π/2 माइनस 1। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा, समझ में आएगा। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, वो रख दी, माइनस हमारी cos 0 की वैल्यू 1 रखिए, बाकी इसकी वैल्यू π/2 निकल के आएगी, वही हमने सॉल्व करके दे दिया। तो इसमें एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का था, वो हमने कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और हमारी लिमिट्स जो है वो है 0 to 1। ये हमारी लिमिट्स है 0 to 1। अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको सोचो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपके पास 2 tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो मैं इसे डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x लिख देता हूं, ठीक है। इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले ये तरीके से बता देता हूं, फिर नेक्स्ट तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो इसको हम डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं dx। अब 2 को बाहर लिख देते, कांस्टेंट है 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारा, क्या आ गया है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुका है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x into 1। tan इनवर्स x यहां पर लिखा था अकेला, तो हमने क्या किया उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 और लिख दिया, तो वही रहेगा भी, कुछ चेंज तो हमने किया नहीं, चेंज नहीं किया, पर इससे हमारा फायदा क्या हुआ। अब इसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसे सॉल्व कर सकता हूं। क्या लगा सकते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के क्या फायदा, पहले देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करें तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल रहा है और एक हमारा क्या है अलजेब्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा क्या है अलजेब्रिक। तो इसमें आप किसका डेरिवेटिव लेना चाहोगे या किसका इंटीग्रेशन। अब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में सेकंड फंक्शन का हर समय क्या हो रहा था, सेकंड फंक्शन का हर समय क्या हो रहा है इंटीग्रेशन हो रहा था।
तो सेकंड फंक्शन उसे मैं मानूंगा जिसका इंटीग्रेशन इजी हो, और फर्स्ट फंक्शन उसे माने जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, जिसका डेरिवेटिव इजी हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो इन दोनों में से इंटीग्रेशन किसका इजी है? इंटीग्रेशन मेरा 1 का इजी होगा, तो मैं 1 को क्या मानूंगा? सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन होता है और दोनों ही बार इंटीग्रेशन होता है, इसका कभी डेरिवेटिव नहीं होता। और tan इनवर्स x को मैं मानूंगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जो जिसको भी हम मानते हैं उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो बच जाएंगे हम। बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे 2 0 to 1। फिर अब सीधे फॉर्मूला लगाते हैं इसका। तो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा फर्स्ट फंक्शन, और हमारा जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x होता है। बाकी इसकी लिमिट्स इसमें साथ साथ में रख देंगे 1 0, और बाकी जो इसमें यहाँ पर 2 बाहर है, ये 2 जो है इस लाइन के बाहर है, तो इसे हम बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के साइन के। माइनस, फिर क्या करना था? माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या करना होता था? फिर हमें डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक बोल रहे होगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि tan इनवर्स x का आप डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। tan इनवर्स x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करा जा सकता, ये इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है हमारा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इसके साथ जैसे आप log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो उसमें भी हम क्या करते थे, जैसे हमारा कभी log x पे क्वेश्चन आ जाता था कि log x का इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है, तो हम उसमें भी सेम यही तरीका करते थे, उसे लिख देते थे log x इंटू 1 dx, ऐसे लिख देते थे। अब ऐसा लिख के फायदा क्या होता था, क्योंकि log x तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेट हो नहीं सकता। अब log x डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता तो इंटीग्रेशन करे कैसे? तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया और 1 को मान लिया सेकंड फंक्शन, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें सेकंड फंक्शन का दोनों बार इंटीग्रेशन होना था। तो सेकंड फंक्शन उसे मानो जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये जिसका इंटीग्रेशन इजी है। तो 1 का इंटीग्रेशन कर भी सकते हो और इजी भी है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन जो हमारा log x है उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, तो उसे क्या मान लेंगे हम? फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो जैसे हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते थे, सेम tan इनवर्स x के लिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो इसको लिख दिया tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1 को मान लिया हमने सेकंड फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है उसका हर समय इंटीग्रेशन ही होना है, तो उसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे, और tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हो सकता है, जो कि होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। बाकी अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, अब जो माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना था? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। फिर इन दोनों का दोबारा एक और बार इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट्स क्या है हमारी? लिमिट्स है हमारी 0 to 1। x tan इनवर्स x माइनस, अब इसका करेंगे तो ये क्या दिख रहा है? अगर इसको आप लिखो तो ये आपको ऐसे दिख रहा है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको ढंग से देखा जाए तो इसमें अगर मैं x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूं तो मेरे को देखो क्या मिलेगा, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा हमारा 2x dx इज इक्वल टू dt। 2x dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी? dt। तो यहां से x dx की वैल्यू क्या मिलेगी? x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। x dx की वैल्यू dt बाय 2 मिलेगी, वही मैं x dx की वैल्यू यहां रख दूंगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रख देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंडेफिनिट का तो है नहीं कि डायरेक्ट चले जाएंगे, सबसे पहले हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जब भी हमने सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन करना है तो हमें क्या करनी है? लिमिट्स को चेंज करना है। अब लिमिट्स को चेंज करना है तो यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू क्या थी हमारी? पहली लिमिट है 0, लोअर लिमिट 0। जब x की वैल्यू 0 होती है तो t की वैल्यू क्या बन के आएगी? अब t के बात करें तो t का वैल्यू जो है वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू इसमें 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या बनेगी? 1 बनेगी। समझ में आ रहा है क्या?
टी की वैल्यू क्या बनेगी हमारी 1। ऐसी एक्स की वैल्यू 1 जब रखेंगे, जो इसकी अपर लिमिट है, एक्स की वैल्यू 1 जब रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो ये हमारी होगी लोअर लिमिट, जहां पर x की वैल्यू 0 थी वहां पर t की वैल्यू 1 रख देनी है, जहां पर x की वैल्यू 1 थी वहां t की वैल्यू 2 रख देनी है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी इसकी अगर तुम लिमिट्स रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, तो रख लेते हैं इसकी लिमिट्स इसकी रखेंगे बस, तो हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1, x की जगह 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 यहां बचेगा, बाकी माइनस लोअर लिमिट, यहां पर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो यहां पर लिमिट्स रखने के बाद tan इनवर्स 1 बचा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहां पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x dx की वैल्यू हमारी निकल चुकी थी। x dx की वैल्यू क्या आई थी dt बाई 2, तो dt और ये 2 नीचे रख दिया। ठीक है, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t मान लिया था। तो तीसरी बात कि हमारी जो लिमिट्स थी उसे हमने चेंज भी कर दिया था t के हिसाब से, पहले x के हिसाब से थी अब वो t के हिसाब से हो चुकी है। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट हमारी 2। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। tan इनवर्स 1 की बात करें तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4, तो उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, लिमिट्स हमारी ऐसे लिख देंगे। फिर इसमें भी बस लिमिट्स रखनी है और आंसर हमारा आ जाएगा 2 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 log 2 माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वन बाई 2। अब log 2 की तो log 2 ही रहने देंगे। बाकी बात करें log 1 की, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो यहां बचेगा बस log 2, बाकी तो 0 हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा 2 बाहर है उसे अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस log 2, तो हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस log 2, 2 को अंदर ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। देखो हमने इसमें एक तरीका क्या लगाया, एक तरीका ये लगाया कि हमने इसमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो था वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में लगा दिया, और 1 मल्टीप्लाई में लगाने के बाद हमारा क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई में लगाने के बाद हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, इसमें आप x को ना tan t पुट कर देना। x को tan t पुट करोगे तो 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बन जाएगा, उसका फॉर्मूला लगाना वहां से सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा तरीका ये है, बस वहां पर याद रखना x की जो लिमिट्स है उस हिसाब से t की भी लिमिट्स ले लेना, मतलब लिमिट्स चेंज करना, क्योंकि ये भी आप क्या कर रहे हो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आप इससे भी कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2 रूट 10x प्लस रूट cot x dx। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स दे रखी हैं, इसमें इंटीग्रेशन हमें करना है रूट 10x प्लस रूट cot x dx का। अब अगर आपको याद होगा तो पीछे वाली हमारी जो वीडियोस थी उसमें ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, वहां पर एक क्वेश्चन मैंने थोड़े अलग तरीके से करवाया था, यहाँ पर थोड़े अलग तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड नहीं रहेगा, 2-3 मेथड्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। अब इसका इंटीग्रेशन आप यहाँ कैसे करोगे, तो ये जो रूट 10x है इसे हम लिख सकते हैं रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x प्लस cot x को लिख सकते हो आप रूट cos x अपॉन रूट साइन x dx। इसके बाद क्या करना है,
एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो नीचे बन जाएगा रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर बचेगा ये रूट साइन एक्स इधर आ जाएगा रूट साइन एक्स के साथ, तो ये साइन एक्स बचेगा यहाँ पर, और रूट कॉस एक्स के साथ जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा यहाँ पर dx। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर जो है उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग पा रहा है, और दूसरा उसे मैं कुछ अगर मैं इसे पुट करता हूँ टी, अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे रूट टू से नीचे, रूट टू को नीचे भी डालेंगे और ऊपर भी डाल देंगे। तो ये रूट टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से पाई बाई 2 हमारी लिमिट्स होगी, साइन एक्स कॉस एक्स dx, और रूट टू को ऊपर भी डाल देंगे। तो ऊपर तो डाल ही दिया है, नीचे भी डाल देंगे। अब नीचे डालोगे रूट टू तो इसके अंदर आ जाएगा, इस वाले रूट के अंदर रूट टू, फिर साइन एक्स कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स की बात करें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इधर देखो यह है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स में हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड भी कर दिया और 1 को ही माइनस भी कर दिया, +1 -1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड भी किया 1 माइनस भी किया, फिर आ जाएगा 1। अब ये जो माइनस है, माइनस के साइन को ही रहने देते हैं, और ये जो हमारा 1 है, ये वाला 1, इसे लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाले 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इन दोनों में से ये जो माइनस का साइन है इसमें से कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो माइनस का साइन अगर हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आपका ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमने क्या किया, इसमें 1 प्लस किया है 1 माइनस किया है प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये जो माइनस का 1 था इसमें हमने 1 की वैल्यू डाल दी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस का साइन हमने कॉमन लिया इसमें से और इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बना, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगर आप इसे देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसा क्यों बनाया गया उसका भी रीजन आपको भी समझ में आएगा। अब इसे हमने लिख दिया लिमिट्स 0 से पाई बाई 2 रूट 2 ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और नीचे रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसा लिख दिया, रूट जो हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स था इसे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर अब आप पुट करते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू t, अब अगर यहाँ पर आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t पुट करते हो और इसे करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इसे करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx की वैल्यू आ जाएगी dt। अब देखो हमें डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बनाने से क्या फायदा हुआ कि हमारा जो ये था इसे हमने t पुट किया डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें न्यूमरेटर मिल गया। देखो न्यूमरेटर क्या था, sin x प्लस cos x dx, sin x प्लस cos x dx, उसकी वैल्यू क्या मिल गई dt मिल गई। ठीक है, उसको तो ये लिख देंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने करा है सब्स्टिट्यूशन। अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू क्या है हमारी, जब हमारी x की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, जब x की वैल्यू हमारी पाई बाय 2 है तो उस टाइम पे t की क्या वैल्यू होगी, और जब x की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम पे t की क्या वैल्यू होगी, वो सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। तो जब हमारी x की वैल्यू है पाई बाय 2
तो उस टाइम पे हमारा t जो था, हमने t को माना था sin x माइनस cos x, ठीक है, जो x की वैल्यू क्या थी हमारी पाई बाय 2, तो sin पाई बाय 2 माइनस cos पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होगी और cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई 1, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 थी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम पे t की वैल्यू निकालते हैं, sin 0 माइनस cos 0, तो sin 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है और cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगी -1। तो t की वैल्यूज आ चुकी है 1 और -1। तो अब हम यहाँ पर आएंगे √2। एक तो पहले हम लिमिट्स चेंज करेंगे। लिमिट्स क्या चली गई हैं 0 से पाई बाय 2। जब 0 था तो वहां पर हमारी लिमिट, वहां पर t की वैल्यू -1 थी, और जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है वहां पर हमारी t की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिख दी। अब जो भी हमने लेट किया था उसके हिसाब से लिखेंगे। sin x प्लस cos x dx की वैल्यू क्या आ चुकी थी हमारी dt आ चुकी थी, तो उसे तो dt लिख दिया। बाकी अंदर नीचे जो है वो रूट के अंदर 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर जो है वो t के बराबर हमने मान लिया था, तो यहाँ पर जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ढंग से देखो तो ये आइडेंटिटी है, 1 अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता था इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन इनवर्स x, क्या होता था साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर हमारा इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, x क्या है यहाँ पर t और a क्या है यहाँ पर 1, तो t अपॉन 1। फिर उसके इसकी लिमिट्स जो है हमारी पीछे चली जाएंगी, फिर इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा √2। लिमिट्स पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, ये रख दिया। √2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू अगर आप निकालो तो पाई बाय 2 आती है, माइनस साइन इनवर्स -1 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस पाई बाय 2 आती है। वैल्यूज रखो और सॉल्व कर दो। √2 पाई बाय 2, ये हो जाएगा प्लस का पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा पाई, और आंसर आ जाएगा हमारा √2 पाई। देखो ऐसा करके हमने इस इक्वेशन को, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, पहले तो इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर बना था उसे हमने थोड़ा चेंज किया। ऐसे चेंज किया कि उसमें से कुछ चीज हम ले पाए जिसे हम t पुट कर पाए और हमें न्यूमरेटर मिल जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था सब्स्टिट्यूशन। अगर सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स को करना पड़ेगा चेंज। लिमिट्स को चेंज करने के बाद हमने बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, ठीक है। तब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी एक ऐसी फॉर्म है जो हमने कर चुके हैं पीछे, ठीक है। अगर आप पीछे के पार्ट्स देखोगे तो उसमें हमने ये वाली फॉर्म, और अगर ये क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हो तो ये वाली फॉर्म भी हमने करी हुई है। मतलब ये है कि इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स जिसने करा हुआ है उसके लिए डेफिनाइट इंटीग्रल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेशन करना है पाई बाय 2 से, सॉरी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। हमारा यहां पर दे रखा है 1 अपॉन 2 cos x प्लस 4 sin x dx। तो ये वाली फॉर्म में आपको बताया गया था जब भी कुछ ऐसी फॉर्म आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में sin x cos x आपको दिख रहा है, तो वहां पर क्या करना था, हमें sin x और cos x से कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर निकालना होता है। अब कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ यूज करोगे, तो sin x के लिए फॉर्मूला लगाना था 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x के लिए लगाना था 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये sin x और cos x की आपको वैल्यूज यहां पर रखनी है। और ये वैल्यूज रखोगे, फिर उसके बाद क्या करना होता था, न्यूमरेटर में अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 मिल रहा है तो उसे sec स्क्वायर x by 2 रख दो, और डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में तो हमने sec स्क्वायर x by 2 रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को। फिर क्या करना था हमें,
10x/2 को t पुट कर देना होता था और उतना करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारा जो sin x है, sin x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2x/2। ठीक है, फिर हमारे cos x की वैल्यू यहां रखनी है 1 माइनस 10^2x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2x/2। ये दोनों वैल्यूज हम यहां रख देंगे। 1/2 cos, यहां पर cos की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 माइनस 10^2x/2 अपॉन 1 प्लस 10^2x/2 प्लस 4 2 10x/2 अपॉन 2 10x/2 अपॉन क्या है 1 प्लस 10^2x/2 dx। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम तो 1 प्लस 10^2x/2 आ जाएगा, तो इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, 2 माइनस 2 10^2x/2 प्लस 4 8 10x/2 और नीचे इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस 10^2x/2 dx। ठीक है, अब ये जो 1 प्लस 10^2x/2 है ये चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 प्लस 10^2x/2 dx और नीचे जो है वो हमारा 2 माइनस 2 10^2x/2 प्लस 8 10x/2। तो इनमें क्या करें हम, इसमें से कर लेते हैं 2 को कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस 10^2x/2 प्लस 4 10x/2। ठीक है, dx हमने यहां पर 2 को कॉमन लिया, ये हो गया 1 माइनस 10^2x/2 प्लस 4 10x/2। उसके बाद क्या करना था, जो मैंने भी आपको बताया, पहले स्टेप में तो sin x और cos x के ये फॉर्मूलेज रखने, सेकंड स्टेप में 1 प्लस 10^2x/2 अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं, ओनली न्यूमरेटर में ही ये काम करना है। न्यूमरेटर में अगर ये दिख रहा है तो इसे sec²x/2 रख देना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10^2x sec²x। तो 1 प्लस 10^2x/2 sec²x/2 के बराबर होगा sec²x/2। नीचे बचा हमारा 1 माइनस 10^2x/2 प्लस 4 10x/2 dx। फिर उसके बाद जो हमारी ये 2 है जो हमने कॉमन लिया था, इंटीग्रेशन के साइन के वहां लिख देंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या बताया आपको, पुट कर दो 10x/2 को t के बराबर, पुट 10x/2 इक्वल टू t। ऐसा करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t से तो हो जाएगा हमारा sec²x/2। ठीक है, 10x/2 को क्या हो जाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sec²x/2 और उसके बाद x/2 का एक और बार करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखो 1/2 sec²x/2 dx, इस पूरे की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है dt के बराबर, तो 1/2 sec²x/2 dx को तो dt लिख देंगे। ठीक, दूसरा हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट्स क्या है, जब x की वैल्यू क्या थी 0, जब x की वैल्यू क्या थी हमारी 0 तो t क्या था 10x/2 के बराबर, मतलब 10x/2 में x की वैल्यू 0 रखोगे तो 10 0 हो जाएगा। अब 10 0 की वैल्यू की बात करें तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू दूसरी क्या हमारी π/2, x की वैल्यू दूसरी क्या हमारी π/2, तो उस टाइम पे t की वैल्यू क्या लेगी, t 10, ये क्या माना था हमने 10x/2, तो π/2 रखोगे x/2 की जगह तो ये हो जाएगा π/4 और 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, बाकी इसको यहां रख देंगे लिमिट्स के साथ। लिमिट्स क्या है हमारी 0 to 1 हो चुकी है हमारी लिमिट्स, 0 to
1। दूसरी बात करें तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx ये पूरा dt के बराबर हो चुका है, तो ऊपर आ गया हमारा dt। अब नीचे क्या बना, नीचे बना 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 प्लस 4 10 x/2। तो 1 माइनस 10 x/2 को तो आपने t माना था, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4 10 x/2 को t प्लस 4t। समझ में आएगा। तो उसके बाद ये दोबारा से कुछ ऐसी वाली फॉर्म बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जैसे एक्स स्क्वायर होता था वैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो सबसे पहले टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -1 दिख रहा है, तो सबसे पहले माइनस के साइन को क्या ले लेंगे हम, कॉमन, 0 to 1 dt। माइनस के साइन को जो कॉमन लेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1। फिर उसके बाद या तो यही लिख देते हैं माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर प्लस का, फिर बचेगा हमारा माइनस, ये जो 1 है प्लस का, ये -1 और ये माइनस का 4t। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें कंप्लीटिंग सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को या टी स्क्वायर कोएफिशिएंट को हमने यहाँ पर 1 बना दिया। फिर उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट जैसे देखते थे, यहाँ पर एक्स की जगह किसका देखेंगे, टी का कोएफिशिएंट, तो टी के कोएफिशिएंट को क्या करना है, हाफ, टी के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1। ये तो हमारी यही वाली टर्म थी, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1। अब इसमें t का जो कोएफिशिएंट है 4 है, तो उसका हाफ किया तो क्या मिला 2, तो 2 के स्क्वायर से ऐड और 2 के स्क्वायर से माइनस किया। ऐसा करने के बाद अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या लिख रहा है आपका, ब्रैकेट के अंदर है सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर dt, लिमिट 0 से 1। अब माइनस का साइन तो अभी भारी है, अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर -1 बचा है और -2 स्क्वायर बचा है, तो -1 और -2 का स्क्वायर की बात करें तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व कर दो, इसे भी कर दो साथ में सॉल्व, तो हो जाएगा हमारा 0 to 1 लिमिट्स dt। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा माइनस माइनस करोगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो t माइनस 2 होल स्क्वायर -5 बनेगा, और इसमें माइनस का साइन बाहर भी है तो इसे अंदर ले जाते हैं। तो अगर इस माइनस के साइन को आप अंदर ले जाओगे तो ये हमारा बन जाएगा 5, तो हो जाएगा -5 जो था वो प्लस का हो जाएगा, और ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये माइनस में हो जाएगा, -t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन अभी तो नहीं कर सकते, पर अगर आप इसे ऐसे लिख दो 0 to 1 dt अपॉन √5 का होल स्क्वायर माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ऐसा लिखो तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था हमारा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो 1 अपॉन 2a, a क्या है यहाँ पर आपका 1 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है √5। ठीक है, फिर log a प्लस x, a क्या है आपका √5 प्लस t माइनस 2 अपॉन a माइनस x, a क्या है √5 माइनस t माइनस 2। फिर हमारी लिमिट्स रख देंगे हम इसमें, ये तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देते हैं, लिमिट्स रखेंगे, लिमिट्स है हमारी 1 और 0। बाकी से और सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जैसे माइनस के साइन मतलब ब्रैकेट ओपन करना, इसको लिमिट्स रखते हैं फिर उसमें ही कर लेंगे। 1 अपॉन 2√5 log a माइनस बी, सॉरी log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस, अब जैसे ब्रैकेट आप खोलोगे तो हो जाएगा -t प्लस 2, तो हो जाएगा -1 प्लस 2। ठीक है, -t और 2 प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा -1 प्लस 2। फिर माइनस लोअर लिमिट इसमें डालोगे तो हो जाएगा √5 माइनस 2, √5 माइनस 2, और ये हो जाएगा √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। ठीक है,
यहाँ पर इसको 0 रखें, √5 + 2 1/2 √5 log, ये हो जाएगा हमारा √5 और ये सॉल्व हो गया, क्या आ जाएगा -1 √5 -1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा √5 + 1, ऊपर बनेगा √5 -1, नीचे बनेगा √5 + 1 माइनस लॉग √5 - 2 अपॉन √5 + 2। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो अगर आप इसे, तो और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसके लिए ये क्या दिख रहा है, log a - log b, तो log a - log b का यहां फॉर्मूला लगा देना। log a - log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b, तो a क्या आपका √5 - 1 अपॉन √5 + 1 अपॉन b। अब इसको, ये a है ये b है, तो अपॉन b करोगे तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इसे हम ऊपर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लिख देंगे, मतलब √5 ब्रैकेट में ही कर देते हैं इसे हम, एक साथ ही आ जाएगा, ये एक साथ ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, √5 + 2 और नीचे आ जाएगा हमारा √5 - 2, ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। क्लियर, log 5 - 1 5 + 1, फिर माइनस लॉग, ये है log a - log b, तो log a - log b क्या होता है log a अपॉन b, तो इसको इससे कर दिया हमने डिवाइड किया, तो ये हमारा ये जो था नीचे ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे वाला नीचे हमने ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाता है, किसका हो गया, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का। देख लिया आपने। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे सीधे जब ऐसी फॉर्म दिखे तो ये अप्लाई करो, आंसर निकल जाएगा। ऐसी बहुत सारी और भी फॉर्म है जो आपको बताई गई है पीछे, तो जाके उसे जरूर देखना जिसने नहीं देखा है। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इसके, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अब मैंने एक फॉर्म के टाइप में बताई थी, जिसमें इसके भी कुछ स्टेप्स बताए थे कि ये स्टेप्स लगाना और आंसर आ जाएगा, तो उसको भी उन्हीं स्टेप से मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिमिट्स हमारी 0 से π/2 दे रखी है, 0 से π/2, 1/4 sin square x प्लस 5 cos square x dx, ये रहा हमारा। अब इसमें आपने क्या किया, जब भी आपको ऐसी फॉर्म में दिखे जिसमें आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ दिखे, तो वहां पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर x से। किससे डिवाइड करना है दोनों को, cos स्क्वायर x से। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन, ऊपर होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो न्यूमरेटर में तो sec स्क्वायर x बन जाएगा सीधे सीधे, sec स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो 4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, और इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 5 dx। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में tan x जो था उसे t पुट कर दो, पुट करो tan x को t, पुट tan x इक्वल टू t, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x आप इसे, तो ये क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर dt, ये रहा हमारा sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू क्या मिल रही थी 0, तो t = tan t था हमारा, तो t tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। फिर हमारी π/2, तो x की वैल्यू 0, तो उस टाइम में t की वैल्यू x की वैल्यू π/2 दूसरी हमारी जो है, उस टाइम पे t की वैल्यू क्या मिलेगी tan π/2, और tan π/2 की वैल्यू की बात करें तो होती है हमारी ये इन्फिनिटी, tan π/2 की वैल्यू की बात करें तो क्या होती है हमारी इन्फिनिटी। बाकी हमारी लिमिट्स बन जाएंगी, इसे इसमें डाल देते हैं, तो हमारा जो है वो ये बन जाएगा, लिमिट्स हमारी चेंज होकर हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी,
और ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो डी टी के बराबर हो जाएगा हमारा, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा हमारा 4t स्क्वायर प्लस 5, क्या बनेगा 4t स्क्वायर, क्योंकि tan x को तो t पुट कर दिया, प्लस 5। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे t स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है इसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 बनाने की कोशिश करने के लिए क्या करेंगे, या तो 4 कॉमन ले लो, या डिनोमिनेटर में हम जो नीचे दे रखा है इसमें 4 से डिवाइड कर दो और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो या तो आप कॉमन लेके कर सकते हो, या डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला, जो मर्जी आपको लगाना हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 4 से, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो वाला 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, और जिस 4 से आप डिवाइड करोगे वो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे जाएगा, तो 4t स्क्वायर का बन जाएगा t स्क्वायर, और 5 के नीचे भी क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। समझ में आया? फिर उसके इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 1/4 0 से इंफिनिटी dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 5/4 को √5/2 का होल स्क्वायर। अब ढंग से देखें तो ये तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाली बन गई। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की हमारी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो बाहर 1/4 तो पहले से ही है, फिर 1/a क्या है इसका √5/2, तो √5/2, ठीक है, और tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x, और अपॉन में a क्या है √5/2। अब यहाँ पर लिमिट्स भी है हमारी, लिमिट्स क्या है हमारी इंफिनिटी अपर और लोअर लिमिट हमारी 0 है। बाकी इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 1/2√5, tan इनवर्स को भी पूरा सॉल्व कर लो, tan इनवर्स 2x अपॉन √5, फिर इसमें लिमिट्स रखेंगे अब इसमें लिमिट्स रखोगे तो हो जाएगा 1/2√5 tan इनवर्स, अब यहां पर x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स x की जगह 0 रखोगे tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स इंफिनिटी की बात करें तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है हमारा π/2 के बराबर, माइनस tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा हमारा π/4√5। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा π/4√5 इसका क्वेश्चन, इसका हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, ये इसका आंसर है। तो इस वीडियो में बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को आप सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से मैंने इन्हें भी सॉल्व कराया, बस लास्ट में एक एक्स्ट्रा काम जो किया है वो है लिमिट्स का। यहाँ पर लिमिट्स रखनी होती है, अपर लिमिट रखनी है, जो भी हमारा फंक्शन इंटीग्रेट होके जो भी आता है उसमें अपर लिमिट रखनी है, जहां x की वैल्यूज है वहां रखनी है, फिर माइनस करना है वहीं पे लोअर लिमिट रख के, ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता था, और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करें तो वहां पर आंसर जो था उसमें कांस्टेंट आ जाता था, इसमें वो कांस्टेंट नहीं आता। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स हमारा इजी होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अगर आपने पढ़ रखा है तो डेफिनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बाकी डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करें तो इसकी आगे प्रॉपर्टीज आएंगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।